सबसे टफ फील्ड अगर कोई है मार्केट में, दैट इज नेटवर्किंग. Till the time you are doing some good stuff, then it's networking. If you are doing the ping again and again, that's not networking. But सबसे tough अगर कोई field है, that is networking. And the easiest one is the cloud. So what is cloud? I mean, like the stuff that you are doing in your on-premises environment, in your networking environment, in your day-to-day environment. So the little bit of the same, 1% of the same, rest we are going to do in the cloud. I mean, it's the same stuff we are going to do in the form of cloud. So अरे हरिमूर्ति अपना म्यूट करो ना. हो गया. थैंक्स. सो व्हाट इज क्लाउड इन दैट पर्टिकुलर सेंस कि जैसे कि आपके पास टेक एन एग्जांपल, एक कस्टमर है ना, ये कस्टमर है, कस्टमर का नाम हम देते हैं airtel.com. ज्यादातर लोग एयरटेल से, तो airtel.com एक कस्टमर लेते हैं. अब ये airtel.com एक कस्टमर है. अब airtel.com कस्टमर का मतलब क्या हुआ? तो मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बिल्डिंग, है ना, बिल्डिंग का लेना देना नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट airtel.com एज ए कस्टमर, एज अ सर्विस ही इज प्रोवाइडिंग. सो सर्विस इन द सेंस व्हाट, कि भाई इसकी एक वेबसाइट होगी, है ना, airtel.com, उसके बाद इस पे DTH वगैरह सर्विसेज होंगी, फिर कुछ P2P सर्विसेज होंगी, वट एवर, आई मीन जो जो सर्विसेज वो देते हैं, उसके लिए एक वेबसाइट होगी, है ना. वेबसाइट पे जाओ, मोबाइल सेगमेंट को शुरू करो, या फिर टीवी सेगमेंट को लो, फिर या फिर पॉइंट टू पॉइंट सेगमेंट को लो, एक वेबसाइट होगी. तो इस वेबसाइट को डिप्लॉय करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? क्या क्या चाहिए? हमें एक सर्वर चाहिए, है ना. कुछ हमें सर्वर होंगे जिसके ऊपर किसी ने पेजेस बना रखे होंगे airtel.com, और वो पेजेस कहाँ पर रन हो रखे होंगे? सर्वर्स के ऊपर. और सर्वर्स किससे कनेक्ट होगा? मतलब जैसे कि हमने निकाला कि DTH के बहुत सारे प्लान है, P2P के बहुत सारे प्लान है, वो कहीं ना कहीं पे डेटाबेसेस में कनेक्ट होंगे. अभी यहाँ पे ये एक सर्वर, एक डेटाबेस तुम्हें दिखाई दे रहा है ना. ऐसे ही करके यहाँ पे 1000 सर्वर्स होते हैं, और मान के चलो कि 500 से 700 डेटाबेसेस होते हैं. इट्स वेरी सिंपल आर्किटेक्चर, है ना. इसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं. यहाँ पे एक लोड बैलेंसर्स होता है जो सर्वर्स, क्योंकि इतने सारे सर्वर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें लोड बैलेंसर चाहिए, ताकि एक ही सर्वर पे सारा का सारा बर्डन ना आए. इन द सेम वे फिर कंटेंट डिलीवरी के लिए हम CDN यूज करते हैं, बट ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, है ना. फिर DNS भी यूज करते हैं ताकि ट्रैफिक को सही से रूट करे. तो ये सब चीजें बाद में डिस्कशन करेंगे. बट इन अ वेरी सिंपल आर्किटेक्चर क्या होता है कि सर्वर्स होते हैं, डेटाबेस होता है, और ये सारी सारी चीजें कहाँ पे होती हैं? 1000 सर्वर्स या इतने सारे डेटाबेस या लोड बैलेंसर एक नेटवर्किंग सेगमेंट के अंदर, है ना. तो टेक एन एग्जांपल, एक पूरा पूरा उनका खुद का एक नेटवर्क होगा. ये डाटा सेंटर है. ये मान के चलो कि ये पहले था, जब बिफोर क्लाउड ये सारी चीजें थी, कि किसी एक डाटा सेंटर में, जैसे कि ओखला क्या बोलते थे, मैं भूल गया. उसमें ये डाटा सेंटर था, नोएडा या कहीं पे भी दिल्ली में लगा लो, उनका खुद का एक डाटा सेंटर था. उस डाटा सेंटर के अंदर बहुत सारे सर्वर्स थे, बहुत सारे डेटाबेसेस थे, लोड बैलेंसर्स थे, फायरवॉल वायरवॉल, ये सब चीजें हम डिस्कशन करेंगे. वो सारी चीजें थी. अब जब भी कोई कस्टमर देखता था airtel.com, किसी ने सर्च किया, तो वो DNS की रिक्वेस्ट कहाँ पे जाती थी? इधर यहाँ पे या नोएडा में जाते थे, इस वाले नेटवर्किंग में. फिर वो पर्टिकुलर सर्वर पे जाके देखते थे कौन से सर्वर पे वो वाला पेजेस पड़े, फिर वहां से आके रिक्वेस्ट को सर्व करके कस्टमर को देते थे. ठीक है. और फिर वो अगर कोई प्लान व्लान देखना है तो डेटाबेस में से जाके, या फिर फॉर एग्जांपल किसी को अपना बिल वगैरह देखना है तो डेटाबेस में से निकाल के आपको रिक्वेस्ट को सर्व करते थे. और फिर वापस अगर किसी ने कुछ रीड राइट करना है तो वो डेटाबेस में जाके सर्व होते थे, और वो जाके मतलब रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती. तो दिस तरह का एक मॉड्यूल हमेशा प्राइवेट क्लाउड में होता था. दैट इज कॉल्ड प्राइवेट क्लाउड, है ना. ये सारी चीजें होती थी. अब इन्हीं सब चीजों को उठा के ये पिक कर लिया मैंने, सारा सारा ना, सारा सिस्टम पिकअप कर लिया. ये मैंने पिक किया और इसको मैंने कॉपी कर दिया सारे के सारे को. कहाँ पे? क्लाउड में, यहाँ पे. अब ये कुछ भी हो सकता है भाई, जिसकी जो हिसाब प्रेफरेंस हो. किसी को AWS पसंद है, किसी को Azure पसंद है, किसी को GCP पसंद है, जैसे किसी को एयरटेल पसंद है, किसी को जियो पसंद है, किसी को वोडाफोन पसंद है ना. तो ऐसे ही हमने पिकअप करके इसको कॉपी पेस्ट कर दिया AWS, Azure या GCP. बट किया क्यों जब ये यहाँ पे था? तो पॉइंट तो ये आता है ना कि वह जब यहाँ पे सब सही चल रहा था,
तो तुमने यहाँ पे पिकअप क्यों किया, क्यों यहाँ पे पुट किया, ये सारी सारी चीजें कंसर्न तो यहाँ पे आता है। तो इसका कारण क्या है कि चलो एयरटेल ठीक है कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, बट देर आर सो मेनी कंपनी जिनके पास इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, सी गाइस, इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना मतलब दैट रिक्वायर्स सो मेनी कैपेक्स वैल्यू, है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और फिर उसको मेंटेन करना, है ना, कि इतने सर्वर्स पे अगर कोई डाउन हो गया या फिर किसी की रैम बढ़ानी है, किसी की रोम बढ़ानी है, किसी का प्रोसेसर खराब हो गया, किसी की मेमोरी कम हो गई, डेटाबेस ढंग से काम नहीं कर रहा, डेटाबेस के बंदे डीबीए, है ना, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर या सर्वर के बंदे, विंडोज के लिए अलग बंदे, लाइनक्स के लिए अलग बंदे, लोड बैलेंसर वाले अलग बंदे, फायरवॉल वाले अलग बंदे, वेफ वाले अलग बंदे, नेटवर्किंग वाले ऑल टुगेदर डिफरेंट डिफरेंट लोग, ये बहुत सारी चीजें। और फिर इतने सर्वर्स, टेक एन एग्जांपल, आज के टाइम में 1000 है, कल को मेरे को अब एयरटेल की ग्रोथ बढ़ रही है तो एयरटेल मान लो कि 200 सर्वर और लगाएगा, फिर 200 सर्वर्स को और लेके आना, उनको लगाना, फिर क्या कहते हैं, लगाने के बाद उसको फिर से उनकी ओपेक्स ऑपरेशनल कॉस्ट को देखना, दिस इज वेरी कॉस्टली, आई मीन लाइक दिस इज नॉट इन लैक्स, दिस इज नॉट इन करोड़, इट इज मोर देन इन करोड़, ऐसा होता है। तो इन सब चीजों को मेंटेन करना इट्स ए हेडेक, आई मीन लाइक बिफोर इट वाज एन हेडेक, उससे जब तक क्लाउड नहीं आया था, मतलब क्लाउड आया उसके बाद हेडेक, उससे पहले तो भाई चल ही रहा था, ऑप्शंस नहीं थे ना कोई भी, सो ये सब कुछ अच्छा लगता था कि हाँ ऐसे ऐसे हमने प्लान करके रखा है, फिर इसकी एक डीआर रखना है ना, डिजास्टर रिकवरी, यू नो, आ गया मेरा पेन, ये रहा, इसकी एक डिजास्टर रिकवरी, कल को नोएडा डाउन हो गया तो ये सारा का सारा कहाँ से चलना चाहिए, ओखला से चलना चाहिए। तो सेम सेटअप जो है ओखला में भी होता है, चलो यहाँ से डाउन हो गया कल को तो ये यहाँ से चलेगा। तो ये सब कुछ मेंटेन करना इट्स एन हेडेक फॉर एवरीबॉडी, नेटवर्किंग, फिर इनके बीच की कनेक्टिविटी, फिर जहां से जो के लेके आ रखे हैं वहां तक। अब इसको सारे के सारे अगर मैं यहाँ पे डालूं, क्लाउड में डालूं, तो वो हेडेक बिल्कुल नेग्लेजिबल हो जाती है। क्या हो जाती है, नेग्लेजिबल, जीरो हो जाती है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, बस कॉपी करो, पेस्ट करो, कल को आपको 1000 से 1200 सर्वर चाहिए, 1 सेकंड लगेगा इसको अप करने में, स्पिन अप करने में, वो 200 सर्वर्स को करने में मिले, सिर्फ आपको पैसा देना है। फिर जो है टेक एन एग्जांपल कि 1200 से 1000 करने हैं, तो भी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, तुरंत की तुरंत 200 का आप हटा दो, और फिर वो 200 की कॉस्ट भी नहीं देनी। यहाँ पे क्या, अगर 1200 है तो भाई वो 1200 आपके लिए हमेशा के लिए जुड़ गए, अगर आप उसमें से केवल 800 ही यूज कर रहे हो तो आपको कॉस्ट कितने की देनी है, 1200 की सर्वर्स की। 1200 सर्वर बहुत वैल्यू मैटर करते हैं, डोंट कंसिडर कि 400 का गैप है, मतलब 400 मान के चलो कि एक सर्वर की कॉस्ट होती होगी 2 लाख रुपए, अब 400 को गुना कर लो आप, है ना, मल्टीप्लाई बाय 400, तो ऐसे वो सारा सारा प्लान चलता है। तो एक तो 1200 को किया, 1200 से 1000 कर दिया तो भी कोई टेंशन नहीं, 1000 से 1200 या 1500 कर दिया तो भी कोई टेंशन नहीं है। दूसरी बात क्या हुई कि मान लो कि एक एग्जांपल की एक सर्वर है, एक सर्वर जिसके ऊपर मान लो कि 8 GB रैम थी, अब इसकी जो है ट्रैफिक इस पे बढ़ गया, अब मेरे को चाहिए 8 GB से 16 GB रैम, अब 16 GB रैम के लिए यहाँ पे आप रिक्वेस्ट रेज करोगे, वो रिक्वेस्ट कहीं पे जाएगी, फिर अप्रूवल लेंगे, फिर वो बंदा आएगा जो भी सर्वर को मेंटेन कर रहा है, विंडोज या लिनक्स वाला, फिर वो हाइपरवाइजर वाला, फिर उसको आके डाउन टाइम चाहिए, फिर अपग्रेड करना पड़ेगा, और फिर ये सब चीजें करेंगे। यहाँ पे ऐसा कोई झंझट नहीं है, आपको 8 से 18 GB चाहिए, 1 सेकंड में वो सारा काम अपडेट हो जाएगा, कुछ रिक्वेस्ट कहीं पे अपलोड नहीं करनी, कहीं कुछ नहीं करनी, और डाउन टाइम भी नेग्लिजिबल, इट विल हार्डली टेक मिली सेकंड्स ऑफ डाउन टाइम, या 1 सेकंड ऑफ डाउन टाइम, या फिर आप डीआर में भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। तो एक तो ये काम कम हो गया, है ना, सो बोथ कैपेक्स एंड ओपेक्स में बहुत बहुत क्या है, डाउनग्रेड आया। सो दैट इज द रीजन कहाँ पे आगे हम लोग क्लाउड में आगे आ गया पेन, हाँ, इसलिए हम आगे भाई क्लाउड में। अब एयरटेल के लिए तो ठीक है भाई, अमीर कंपनी है, बट फॉर द रेस्ट ऑफ द कंपनी जो स्टार्टअप है, जो शुरू करें, उनके लिए ये एनवायरनमेंट सेटअप करना बहुत मुश्किल काम था, तो उनके लिए क्लाउड क्या सबसे बेस्ट है। तो जितने भी स्टार्टअप है, सबसे ज्यादा बेस्ट थिंग क्या है, उन्हीं के लिए ये एनवायरनमेंट है। बट आज के टाइम में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको समझ में आया कि यार इससे बेस्ट एनवायरनमेंट कुछ भी नहीं हो सकता है, वी कैन फोकस ऑन आवर बिजनेस रेदर देन फोकसिंग ऑन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर पीस, ठीक है, दे कैन फोकस ऑन देयर बिजनेस रेदर देन फोकसिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट। सो उन्होंने क्या किया, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी, क्लाउड को दे दी, इंफ्रास्ट्रक्चर की, सर्वर्स की, लोड बैलेंसर, फायरवॉल, सिक्योरिटी, व्हाटएवर इट इज, कि आप जाके मेंटेन करो, हम अपने बिजनेस पे फोकस करेंगे। तो दैट इज द रीजन क्या है कि क्लाउड की जो है ग्रोथ दिन पर दिन बढ़ती जा रही है।
ठीक है। ओके, मेक सेंस। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट फ्यू ऑफ द फीचर्स कि हम गूगल ही पढ़ने वाले हैं, तो व्हाई गूगल इज डिफरेंट फ्रॉम एडब्ल्यूएस एज्योर। तो मार्केट में जो सबसे पहले क्लाउड के नामी गिरामी लोग हैं वो कौन कौन से हैं? एडब्ल्यूएस, एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट का, और जीसीपी। इसके बाद भी 3% में कैटेगरीज में आते हैं, कौन कौन से? आईबीएम हो गया आपका, ओरेकल हो गया, अलीबाबा हो गया, है ना, ये सब भी क्लाउड में आते हैं। बट जब टॉप की बात की जाती है तो ये 3 आते हैं। अब देखो हर एक की अपनी अपनी एक क्या कहते हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। आईबीएम की अपनी है, ओरेकल की अपनी है। ओरेकल का एक डेटाबेस है, आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को पता ही होगा, ईसीआरएम चलता था ना हमारा। तो ओरेकल का एक डेटाबेस है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब जब भी लोग जिस भी एंटरप्राइज में डेटाबेस का सबसे ज्यादा काम है और वो ओरेकल का है, तो ओरेकल क्लाउड को सिलेक्ट करते हैं। जस्ट एन एग्जांपल, है ना। इन टर्म्स ऑफ एडब्ल्यूएस, भाई सबसे पहले क्लाउड की शुरुआत ही एडब्ल्यूएस ने की थी। सो हुआ क्या कि 2003 में दो दो लोग थे, है ना, दो बंदे थे जो काम कर रहे थे। तो एडब्ल्यूएस का जो भी मालिक है ना, यार कौन है मालिक इसका, मैं वो नाम भूल गया, वो सेवर बर्ग, पता नहीं नाम नहीं। तो उसके मालिक ने कहा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको रीडिजाइन Jeff करना है। Bezos. जो जेफ Jeff Bezos. बेजोस, रिचेस्ट मैन, है ना, आफ्टर बिल गेट्स नाउ। तो जेफ बेजोस ने कहा कि भाई उनका पहले एक सर्विसेज चलती थी, ये बुक्स के रिलेटेड, लाइब्रेरी के रिलेटेड, किंडल नाम था, पता नहीं मेरे को भूल गया। तो उन्होंने कहा कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा था, उनको रीडिजाइन करना था। तो दो लोग थे, दो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने रीडिजाइन करना था वो सारे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो जब डिजाइन कर रहे थे तो उन्होंने कुछ इस तरह की चीजें फाइंड आउट करी कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारा स्पेस पेंडिंग है, जिसमें से केवल जो हमारी एप्लीकेशन है वो 2% यूज करें, रेस्ट ऑफ द 98% जो है वो अनयूटिलाइज्ड है। तो उन्होंने कहा कि 98% जो अनयूटिलाइज्ड है, क्या हम उसको किसी और को दे दें यूज करने के लिए? तो उन्होंने स्टार्ट किया 2006 में वन ऑफ द फर्स्ट सर्विस एज नेम्ड एज स्टोरेज सर्विसेज, है ना, कि आप बाहर की कोई भी एंटरप्राइज है, आओ अपना डाटा यहाँ पे स्टोर करो, वी विल इंश्योर योर सिक्योरिटी पीस, कि कोई उसको चेक नहीं करेगा, कोई उसको यूज नहीं करेगा, इंटीग्रिटी वट एवर द लॉज दे आर फॉलोइंग अप, उनको हम इंटीग्रेट करेंगे एंड यू कैन यूज योर सर्विसेज। और जो 98% तक, क्योंकि उनको तो पैसे दे ही रखे थे, उनको तो फ्री था ही, मतलब आई मीन लाइक उन्होंने तो कैपेक्स ऑलरेडी लगा के रखा ही हुआ था 98% में। तो उन्होंने क्या किया, 98% को बहुत ही चीप रेट में देना शुरू किया। चीप रेट मतलब कि बहुत सस्ते रेट में देना शुरू किया। तो एक एंटरप्राइज आई, फिर दो एंटरप्राइज आ गई, फिर धीरे धीरे लोगों ने देखा कि यार हमें जो है इतना पैसा लगाने की जरूरत नहीं है कैपेक्स में, बेटर है कि यहाँ पे आके हम स्टोर कर लें डाटा को। फिर 3 आए, धीरे धीरे बढ़ता गया, फिर उन्होंने स्टोरेज को हटा के, आई मीन लाइक विद स्टोरेज इन्होंने बाकी की सर्विसेज शुरू करी, कंप्यूट, नेटवर्किंग, ऑल दोस टुगेदर। ठीक है, सो दिस इज हाउ द क्लाउड जर्नी स्टार्टेड। तो क्लाउड जर्नी वाज स्टार्टेड बाय द AWS। फिर एज़्योर ने देखा कि यार, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट वी ऑल नो दैट कि आ ही जाते हैं किसी भी बिजनेस में फटाफट, है ना, माइक्रोसॉफ्ट या जियो जो भी है। तो एक बार देखा तो शुरू कर लिया इन्होंने। तो इन्होंने शुरू किया अपना काम जो है 2010 में। इन्होंने शुरू वेट 6 साल इसलिए किया कि उनको लगा कि ये नहीं नहीं, ये बकवास का टेक्नोलॉजी है, ये काम नहीं करेगी ढंग से, है ऐसे ही, ये फालतू में क्लाउड वलाउड कोई काम करने वाला है नहीं, लोग क्यों ट्रस्ट करेंगे, क्यों लोग अपना जो क्रिटिकल डाटा है वो किसी और के एनवायरनमेंट में स्टोर करेंगे। बट उन्होंने देखा जिस तरीके से AWS ग्रो कर रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं, ये मार्केट को कवर करने वाला। तो उन्होंने 2010 में अपना माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एज्योर के नाम से क्लाउड शुरू किया। बट 2010 में उनका बहुत ही मतलब वीक क्लाउड प्लेटफॉर्म था। फिर उन्होंने बहुत सारी चीजें अपग्रेड की 2013 में, तब भी नहीं चली। फिर 2016 में उन्होंने मार्केट को मतलब बहुत सारी चीजें री इन्वेंट की, बहुत सारी चीजें री इन्वेंट की, रीसेल्स करी।
फिर से इनकी मार्केट की ग्रोथ पकड़ने लगी, है ना। आई मीन लाइक टिल लास्ट ईयर इन्होंने क्या अपने जो बिजनेस में 100% ग्रोथ की है, जबकि ऐसा कभी भी नहीं हुआ अभी तक। ये जो सारी चीजें हैं ये AWS कर रहा था, 100% ग्रोथ, मोर देन 100% ग्रोथ, बट लास्ट टाइम इन्होंने ग्रोथ की, इसकी वजह से इनका जो क्या कहते हैं 7-8% था वो जंप करके 14% हुआ। नाउ इट इज नियरली अबाउट 25 to 27% पे बिजनेस चल रहा है। बट सोनर और लेटर माइक्रोसॉफ्ट भी बहुत आगे जाएगा जिस तरीके से सर्विसेज को वो लॉन्च करते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है AWS का? बेनिफिट ये कि बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, सबसे पहले शुरू किया, और बहुत इजी टू इम्प्लीमेंट है ना। इजी टू इम्प्लीमेंट है AWS में अगर आप बात करोगे। एज्योर में एडवांटेज क्या है यार? मोस्ट ऑफ द चीजें माइक्रोसॉफ्ट की होती हैं, सर्वर्स माइक्रोसॉफ्ट के होते हैं, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज सर्वर्स, है ना। वो सारी चीजें किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट की है। दूसरा, एक्टिव डायरेक्टरी, मेरे को पता नहीं आप लोगों ने सुना नहीं है, एक्टिव डायरेक्टरी खुद की किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट की है। तो कभी भी वो सेल करता है तो कहता है कि अगर आप लोगों के पास मोस्ट ऑफ द चीजें किस पे चलती है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलती है। अगर आप लोगों के पास ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप आओ और यहाँ पे स्पिन अप करो, सस्ता पड़ेगा। और आज के टाइम में इन्होंने अपने रेट्स को चीप करना भी शुरू कर, सस्ता करना शुरू कर दिया, जबकि ये सबसे महंगा अभी भी AWS, और इसकी सर्विसेज भी हैं अच्छी, मतलब कंपैरेटिवली जब हम बात करेंगे बाकी मतलब आगे चीजों के लिए। अब GCP का क्या है भाई? GCP ने भी शुरू किया, बट GCP इतना इंटरेस्टेड नहीं था क्लाउड में कभी भी। GCP वॉज इंटरेस्टेड, वो इतना कभी इंटरेस्टेड नहीं, वो अपना इतना बड़ा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने बड़ा काम वो लोग करते हैं, तो उनको क्यों क्लाउड की जरूरत है? मतलब गूगल इटसेल्फ इज ए वेरी बिग नेम। बट धीरे धीरे उनको भी लगा कि ये एक बहुत अच्छा बिजनेस होगा, तो उन्होंने भी धीरे धीरे क्लाउड में आना शुरू किया। बट अभी भी क्लाउड में उनकी सर्विसेज इतनी कुछ खास नहीं है जितने की AWS और Azure की है, बट स्टिल सम ऑफ द सर्विसेज आर वेरी गुड। सी व्हेन वी टॉक अबाउट द गूगल और यूट्यूब, है ना, तो google.com जो एक दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे google.com चलता है, क्योंकि वी ऑल नो दैट गूगल पे सबसे ज्यादा कंटेंट है, तो उस कंटेंट को पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए, देखने के लिए सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो सर्वर्स की जरूरत पड़ती है ना। सर्वर्स की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कंप्यूट। हम नॉट श्योर कंप्यूट कितने लोगों को पता है, कंप्यूटर किसी लोगों को पता है। तो कंप्यूटर से आर हटा दिया तो कंप्यूट बना। कंप्यूटर मतलब इज द नेसेसिटी फॉर रनिंग सम ऑफ द कंप्यूटर स्टफ, रैम रोम प्रोसेसर, है ना, पावर जिसको हम कहते हैं, तो उसको बोलते हैं कंप्यूट। तो कंप्यूट इज द कोर और द हार्ट ऑफ एनी क्लाउड। सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है? कंप्यूट की ही होती है। तो कंप्यूट ही सब कुछ चाहिए होता है, तो कंप्यूट सबसे ज्यादा जरूरत होता है। तो सबसे पहले कंप्यूट में सर्वर्स आते हैं, फिर कंटेनर सर्विसेज में, जस्ट नाम ले रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, कंटेनर सर्विसेज आता है। तो गूगल का सारा प्लेटफॉर्म चल रहा था किस पे? कंटेनर पे। ये सारा सारा कंटेनर, और ये कंटेनर ऐसा नहीं था कि कुछ क्या कहते हैं सभी लोग यूज कर रहे थे, ये इन्होंने खुद इन्वेंट किया था, है ना। तो एक एक सर्विस थी जिसको नाम पे बोला जाता था बोर्ग। सो बोर्ग एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर था, अगर आपको एक सर्वर चाहिए तो एक सर्वर के बराबर, एक सर्वर पे मान लो 4 एप्लीकेशन चल सकती है। तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे। तो एक ही सर्वर को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मल्टीपल कंटेनर्स में, तो इन्होंने बोल दिया 1000 कंटेनर्स चल सकते हैं, और यहाँ पे 4 सर्विसेज थे, यहाँ पे 400 सर्विसेज चल सकते हैं। सी दिस इज द डिफरेंस, कि जहाँ पे एक सर्वर को सिर्फ 4 एप्लीकेशन चला पाती थी, वहां पे सेम ही एक सर्वर पे आप हमारे 1000 सर्वर्स हैं, 1000 ऑपरेटिंग सर्वर्स हैं, और जहाँ पे 4 एप्लीकेशन चल रही थी वहां पे 400 एप्लीकेशन चल रही है। वो हम बाद में बात करेंगे एप्लीकेशंस क्या क्या होती है। सो दैट सर्विसेज वाज नेम्ड एज बोर्ग, बट बोर्ग को इन्होंने हटा के क्या नाम दे दिया? कुबरनेटिव्स, है ना। तो कुबरनेटिव्स आपने सुना होगा, है ना, कुबरनेटिव्स। तो कंटेनर की वर्ल्ड में और आज की वर्ल्ड में जो सबसे टॉप पे है जो भी सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, दैट इज नोन एज इन कुबरनेटिव्स। किसी को कुबरनेटिव्स अच्छे से आता है तो टॉप की जॉब है कुबरनेटिव्स पे, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर को ले डाउन करने के लिए। जितनी भी इंडस्ट्री है, एयरलाइन, एंटरप्राइज, IT, वट वो सारे के सारे रन किस पे कर रही है? कुबरनेटिव्स पे। बाद में बात करेंगे, बट ये गूगल का बेनिफिट है। तो गूगल का खुद का प्रोडक्ट है कुबरनेटिव्स। AWS भी कुबरनेटिव्स यूज करता है। अब देखो, AWS भी कुबरनेटिव्स यूज करता है, Azure भी। AWS कुबरनेटिव लेके आया लेट, हम लाइक इन 2012 या 2013 में कुबरनेटिव्स को लेके आया था, बट कुबरनेटिव इतना स्ट्रॉन्ग
नहीं है जितना कि जीसीपी के। जीसीपी खुद का प्रोडक्ट है, इसलिए कुबरनेटिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जिस भी एप्लीकेशन, जिस भी एंटरप्राइज को कुबरनेटिस चाहिए, वो कौन सा प्रोडक्ट, मतलब कौन सा एनवायरनमेंट सेलेक्ट करता है? जीसीपी। दैट इज वन ऑफ द रीजन। देयर आर मल्टीपल रीजन, बट दैट इज वन ऑफ द रीजन। सेम विद आईबीएम और ओरेकल, इनके खुद के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ओरेकल का डेटाबेस है, आईबीएम का खुद प्रोडक्ट्स हैं जैसे स्प्लंक वगैरह। तो Splunk is not IBM product, QRadar is the IBM product. ओके तो उनके प्रोडक्ट्स को अगर किसी एंटरप्राइज में सबसे ज्यादा वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो फिर वो उसका क्लाउड यूज करते हैं। बट दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। आई लाइक नाउ पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स द हाइब्रिड एनवायरनमेंट। हाइब्रिड इज लाइक सम ऑफ द थिंग्स आर ऑन Azure, some of the things are on AWS. This is how they are running. So take an example, 40% workload is on AWS, rest 60% workload is on Azure. This is how the people are growing now. So that one of the thing is not working, they are dependent on the second, I mean like monopoly समझते हो ना आप लोग, जैसे एयरटेल में यूज होता है मोनोपोली, कि एक एनवायरनमेंट में जब भी बार्गेनिंग करते हैं कि यार हम तो हमारा एनवायरनमेंट 60% एज्योर पे, अच्छा आप एक काम करो AWS पे आओ, हम आपको और चीप करेंगे। फिर AWS पे आके कहते हैं कि यार हमारा एनवायरनमेंट 60% एज्योर पे है, मतलब 40% एज्योर पे। वो एज्योर वाला कहेंगे आप एक काम करो 40% को भी यहाँ पे आप शिफ्ट करो, हम आपको और चिप देंगे। इस तरह की मोनोपोली चलती रहती है। और फिर कस्टमर के लिए बेनिफिट है कि अगर कल को एक डाउन हो जाएगा तो दूसरा हमारे पास अवेलेबल है। आई मीन कुछ भी गड़बड़ करेगा तो। सो ये इस तरह का हाइब्रिड एनवायरनमेंट आज के टाइम में इन प्रोग्रेस में। ओके इतना क्लियर है? कुलदीप, you raised your hand, huh? It just like thumb. से बाय मिस्टेक हो गया वो। अच्छा अच्छा, इट्स ओके, आई थॉट यू रेज्ड योर हैंड। चलो, अब ये था ज्ञान ऑल अबाउट डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड। बट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। आगे सो GCP में बहुत सारी आई मीन लाइक चीजें हम डिस्कशन करेंगे। बट एज लाइक इन AWS, इनका बेसिक्स जो कोर्स जो हमारा शुरू होता है ना, वो शुरू होता है किससे? GCP एसोसिएट इंजीनियर, है ना? इंजीनियर। फिर आता है फिर आता है इनका आर्किटेक्ट, GCP आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट फिर प्रोफेशनल आ गया इसी में, है ना? और फिर आता है सिक्योरिटी प्रोफेशनल। ये हम कवर करेंगे ये वाला और ये वाला एक साथ, है ना? इस वाले को हम नहीं कर रहे हैं अभी, नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये शुरू करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे इसके साथ। तो जब भी जैसे कि मान लो कोई भी हम बात करेंगे कि टेक एन एग्जांपल नेटवर्किंग की, जब हम बात करेंगे क्लाउड के अंदर, है ना? सो नेटवर्किंग कैसे डिप्लॉय करते हैं, कौन कौन से हमारे नेटवर्क्स होंगे, उसके अंदर सबनेट्स होंगे, और फिर मान लो कि दो नेटवर्क को आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं, या VPN कैसे कनेक्टिविटी बनाते हैं। तो वो सब चीजें एज ए पार्ट ऑफ नेटवर्किंग होगा। बट VPN इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू सिक्योरिटी, की IKE वर्जन 1 यूज करना है कि 2 यूज करना है, IPsec यूज करना है, फिर फायरवॉल यूज करना है, या फिर WAF यूज करना है ना? फायरवॉल में कौन सा फायरवॉल यूज करना है, पालो अल्टो यूज करना है कि फिर फोर्टिनेट यूज करना है, या चेक पॉइंट यूज करना है ना? और WAF में दुनिया भर के वेब एप्लीकेशन फायरवॉल अवेलेबल, क्लाउड फ्लेयर यूज करना है, या फिर आपका रेडवेयर यूज करना है, या फिर AWS का WAF यूज करना है, या GCP का आर्मर सर्विसेज WAF के नाम से वो यूज करना है ना? तो वो सब चीजें WAF में हम लोग कवर करेंगे। फिर ये दिस ऑल विल बी रिलेटेड टू द सिक्योरिटी, VPN, फायरवॉल, WAF। फोर्थ विल बी कि जैसे मान लो डिफरेंट डिफरेंट अटैक से बचाना है, कि जैसे हो गया डिडोस अटैक, है ना? या फिर आपका हो गया ब्रूट फोर्स, या फिर आपका हो गया सीक्वेल इंजेक्शन। दिस ऑल आर अटैक्स, है ना? या फिर हम कह देते हैं कि
फ्लडिंग वगैरह सारा कुछ डिडोस में आ जाती है। और फिर हम क्या कहेंगे कि टेक एन एग्जांपल, वीपीएन हमने डिस्कशन कर लिया, फायरवॉल। अच्छा, फिर कि फ्यूचर में हमें इसकी मॉनिटरिंग करनी है कि कल को कुछ एनवायरनमेंट में हो गया, किसी ने कुछ किया, तो फिर मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, उनको कैसे देखेंगे कि ये कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग विल कवर। तो हम इस तरह से हमारा पाथ रहेगा कि वी विल बी कवरिंग फर्स्ट व्हाट इज ऑल दिस सर्विसेज ऑल अबाउट, एंड देन हाउ विल बी सिक्योरिंग दिस स्टफ, है ना। सो दिस प्लस दिस विल बी कवरिंग लाइक दिस। सो आई टेक एन एग्जांपल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नेटवर्किंग, फिर नेटवर्किंग के साथ साथ हम ये सारी चीजें कर लेंगे। विल नॉट बी मूविंग अहेड एंड देन विल अगेन कम बैक एंड देन विल अगेन स्टार्ट। ठीक है, तो ओके, but we will be covering GCP associate and security professional. Now, the next thing is, अच्छा एक चीज और है कि ये जो भी हम लोग पढ़ते हैं ना, फिर हम इसकी वीडियोस डाल देते हैं YouTube पे। तो हम लिंक शेयर कर देंगे कि YouTube पे क्या कहते हैं वो, कौन सा चैनल, ये हमने अभी शुरू किया कि सो दैट कि बाकी जो लोग हैं ना उनको भी थोड़ा समझने में इजी हो, पढ़ने में इजी हो, क्योंकि गूगल का कोई है नहीं कहीं पे कोर्स ना। और इसका बेनिफिट क्या होता है, जैसे हम गूगल पे डालेंगे ना, तो किसी ने 1 लाइक किया तो हमें 1 लाइक के 1 लाख रुपए मिलते हैं एक बंदे को। तो सोचो हम कितना पैसा कमाते हैं, है ना। इज ओके, ऐसा वही कुछ नहीं रोज है। है। बहुत बढ़िया भाई। तो फिर जैसे किसी ने अभी लास्टली हमने एक वीडियो डाली, इसमें 34 लाइक्स आए। तो 34 लाख फिर टैक्स वैक्स हटा के हमारे पास नियरली बचे थे कुछ 20-22 लाख बचे थे, नहीं योगेश चंद्रदीप। फिर हमने वो डिस्ट्रीब्यूट कर लिया आपस में। वैसे नहीं मैंने तो ऐसा। फॉर्च्यूनर बुक करवा दी एक। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। हमारी भी आ जाएगी हाँ, ऐसे जिस तो। हिसाब से। ट्रू। नहीं नहीं, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है ना, अब कैसे आएगी। खैर छोड़ो। अरे लाइक से आएगी ना, देर से नहीं। अच्छा अच्छा, लाइक से है। अच्छा अच्छा, मुझे लगा कि वो दूसरा वाला ऑप्शन। ओके, तो विल बी टॉकिंग अबाउट द जीसीपी नाउ, गूगल क्लाउड। हाँ, गूगल क्लाउड एंड सर्विसेज। तो सबसे पहले गूगल क्लाउड में होता क्या है, तो आपको पता है लॉगिन कैसे करते हैं। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले कोई भी क्लाउड एनवायरनमेंट होता है, AWS, Azure या GCP, आपको एक फ्री एनवायरनमेंट देता है ताकि आप सीखो, और सीखने के बाद अपने कस्टमर को बोलो कि हमारे ऊपर आके सर्विसेज को लॉन्च करें। अब ये कब तक फ्री है ये किसी को भी आइडिया नहीं है मेरे हिसाब से, जब तक उनको ट्रेंड बंदे नहीं मिल पाता। अभी AWS वालों ने कहा ना कि हम 30 करोड़ लोगों को वो करेंगे, कुछ ऐसा ट्रेनिंग देंगे क्लाउड के ऊपर। तो इन द सेम वे कि ये प्रोसेस इज कंटिन्यू है AWS, GCP और Azure का। तो आप जब भी पहली बार जाओगे क्लाउड के ऊपर, किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म में, और ये सारी सारी सर्विसेज क्या है, एज ए SaaS है। SaaS के बारे में बाद में बताऊंगा, SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज क्या होती है। बट दोस ऑल आर SaaS सर्विसेज। तो आपको क्या करना है, सिर्फ URL को एक्सेस करना है और जाके सर्विसेज को लॉन्च करना है। तो console.cloud.google.com, हाँ। तो GCP पोर्टल लॉगिन भी आप करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, या AWS पोर्टल लॉगिन करोगे तो भी मिल जाएगा। तो console.cloud.google.com, तो ये एक करके वो है, क्या कहते हैं, इनका URL है। इस पे जाओगे, आप रजिस्टर्ड करोगे फर्स्ट टाइम, अपना क्रेडिट कार्ड जरूर डालना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड से ये लोग वेरीफाई करते हैं कि आप ऑथेंटिक हो कि नहीं हो, है ना। फिर उसमें 2 रुपये कटेंगे, और 2 रुपये आपको फिर वापस मिल जाएंगे कुछ टाइम बाद। तो और फिर आपको इसमें कितना मिलेगा, $300 आपको मिलते हैं, करीबन 22,000 के आसपास आपको पैसा मिलता है आपको यूज करने के लिए। आप करो, आप 22,000 रुपये में आप जितनी भी सर्टिफिकेशन से सारी निकाल सकते हो एज ए प्रैक्टिस। ठीक है, और काम करना शुरू करो। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे, तो लॉगिन पूछेगा, यूजर नेम पासवर्ड। अब लॉगिन करने के लिए इसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, है ना। सो विल टॉक अबाउट दैट। बट प्लेटफॉर्म जो है ना गूगल का इस तरह का दिखाई देता है, यो मतलब जो पोर्टल है
यहाँ पे लिखा आएगा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स, विल टॉक अबाउट दोस प्रोजेक्ट्स क्या क्या है। यहाँ पे प्रोडक्ट कोई भी सर्च करना है, वैसे सभी AWS Azure का सभी का ही ऐसे होता है। लेट मी शो यू, मेरे पास है तो ये AWS का है। बट तीनों का सेम ही स्ट्रक्चर रहता है। फिर यहाँ पे पावर शेल है, क्लाउड शेल है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये हेल्प वाला ऑप्शन है, यहाँ पे कोई जैसे कोई नोटिफिकेशन आती है ये, और यहाँ पे मेरी फोटो मिलेगी, तो जब भी आप लॉग इन करोगे आपको मेरी फोटो दिखाई देगी वहाँ पे, मतलब आपकी अपनी फोटो दिखाई देगी, है ना, कि किस अकाउंट से लॉगिन करके रखा। और ये सारे के सारे इसके वो है डैशबोर्ड है, जो जो आपको चाहिए कि प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन होगी, कि प्रोजेक्ट नेम, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, दिस विल टॉक अबाउट लेटर ऑन, कि फर्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट आईडी क्या है, प्रोजेक्ट नंबर क्या है, ये पेज व्हाट आर दोस थिंग्स विल टॉक अबाउट लेटर ऑन। ये डैशबोर्ड हमारा होता है। कुछ चीजें आपको जैसे पसंद नहीं है ना, तो आप उसको वहां से अनपिन कर सकते हैं, जैसे हाइड कार्ड, जितने भी कार्ड्स, इनको कार्ड्स बोलते हैं, तो आप जैसे उनको हाइड कर दिया। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म स्टेटस, बिलिंग को आप हाइड कर सकते हो, मैं बिलिंग को हाइड नहीं करता, कि पता चलता रहता है कितना पैसा खर्च हुआ है, इसको हमने हाइड कर दिया। फिर न्यूज की हमें कोई जरूरत नहीं है ना, हमें वैसे ही बहुत सारी न्यूज आती है। डॉक्यूमेंटेशन को भी मैं हाइड कर देता हूँ, ये मैंने सब कुछ हाइड कर दिया। अब जितना जितना आप चाहते हो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे स्टेटस मिलता रहेगा। देखो ये क्लीन हो गया प्लेटफॉर्म, है ना। फिर यहाँ पे ऐड करना है तो आपको ऐड कर लोगे, कस्टमाइज करना आप कस्टमाइज करो। दिस इज ऑल अबाउट डैशबोर्ड, आपको क्या क्या चाहिए। बट मैं बात करूँ सर्विसेज की, देखो ये AWS का सर ये एज्योर का प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे भी सेम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन, यहाँ पे शेल आ गया, आपकी नोटिफिकेशन आ गया, सेटिंग आ गया, और फिर यहाँ पे मेरा नाम आ गया, ठीक है। आपके में आपका नाम आएगा, सेम AWS में भी सेम कंसेप्ट आता है, ठीक है। सो नाउ मैं बहुत फास्ट इधर से उधर मूव कर दिया, है ना। तो ये एज्योर का, और ये GCP का, मतलब ये आप लोगों के लिए नहीं, वीडियो में भी कैप्चर होना चाहिए ना, तो इसलिए थोड़ा मैंने स्लो किया। ओके, सो व्हाट्सएप बंद कर देता हूँ मैं। नाउ दिस सर्विसेज वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्विसेज नाउ। तो अगर मैं सर्विसेज मेरे को देखनी कौन कौन सी सर्विसेज, तो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की 3 जो हमारे पास लिंक्स है, नेविगेशन मेन्यू है या डंडे बोलते हैं, इन पे क्लिक करोगे तो ये सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे दिखाएगा कि भाई क्या क्या सर्विसेज है। ये सर्विसेज है हमारी, ये दुनिया भर की सर्विसेज है। कंप्यूट के अंदर दुनिया भर की सर्विसेज, कुबरनेटिस, कंप्यूट, व्हाटएवर, बाद में धीरे धीरे बात करेंगे, बट ये सर्विसेज है। फिर हम बात करेंगे कि भाई नेक्स्ट क्या है, स्टोरेज की सर्विसेज हैं, फिर डेटाबेसेस की सर्विसेज हैं, फिर नेटवर्किंग की सर्विसेज हैं, फिर ऑपरेशंस मतलब लॉगिंग्स वगैरह उनकी सर्विसेज हैं, फिर टूल्स जितने भी है उनकी सर्विसेज है, फिर बिग डाटा की सर्विसेज है, डेटाबेस मतलब, फिर AI की सर्विसेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्विसेज है, एंड फिर गेम्स वगैरह, अदर गूगल सेटिंग्स हो गया, फिर पार्टनर सोल्यूशन थर्ड पार्टी, या जैसे कि we'll talk about those all Kafka और MongoDB, we'll talk about those things in later stage, but ये सारी सारी सर्विसेज हमें लेफ्ट में मिल जाते हैं। कौन कौन सी सर्विसेज यूज करनी है, कौन कौन सी करनी है, वो सब आप यहाँ से सेलेक्ट करके आप स्टार्ट कर सकते हो। इन द सेम वे एज्योर में भी सेम ही होता है, जैसे कि अगर मैं होम पे जाऊं और अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे भी सेम वो 3 प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे भी वो सारी सर्विसेज है कि ऐप सर्विसेज, फंक्शंस, कंप्यूट, लोड बैलेंसर, वर्चुअल मशीन। अगर मैं वर्चुअल मशीन पे क्लिक करूंगा तो सारे सारे ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पे कौन कौन सी वर्चुअल मशीन्स है। लेट मी क्लिक हो गया, ऑल सर्विसेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगी, जैसे कि भाई कंप्यूट पे क्लिक किया तो यहाँ पे कंप्यूट वाली सर्विसेज आ गई, है ना, कंप्यूटर से रिलेटेड जो जो है। नेटवर्किंग पे क्लिक किया तो नेटवर्किंग की सर्विसेज आ गई यहाँ पे जो जो है। स्टोरेज पे क्लिक किया तो स्टोरेज की सर्विसेज आ गई। सेम विद AWS फॉलो होता है। तो AWS Azure या GCP चीजें सभी की सभी सेम ही रहेंगी। जैसे आपके सिस्को राउटर या जूनिपर राउटर की बात करते हैं, GUI थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, बैकग्राउंड में चीजें सेम ही रहती हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। ओके, अब बात करते हैं कि ऐसा क्या डिफरेंस है AWS का, सॉरी GCP का, कि वो AWS और कहाँ चला गया मेरा, ये रहा, ऊपर चला गया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। GCP को प्रेफरेंस दिया जाता है या दिया जाने लगा है कंपैरिजन टू AWS या Azure।
ऐसा क्या है कि अगर कभी कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंट थिंग्स इन GCP अदर देन AWS एंड Azure? अच्छा मुझे ये बताओ, कितने लोग सो चुके हैं? रेज योर हैंड। आई लाइक द पीपल हु आर, जो जाग रहे हैं वो रेज योर हैंड करो, बाकी समझ में आएगा कि वो बाकी सो चुके हैं। आई मीन लाइक 4 पीपल स्टिल, बाकी सारे सो गए हैं। भाई मेरे हैंड नहीं रेज हो रहा इस पे। अच्छा फिर ठीक है, तो अदरवाइज ऐसा लगेगा कि बाकी लोग आराम से रजाई में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ? और चंद्रदीप हमारे यहाँ तो ठीक है, पुणे स्टिल ओके। आई मीन लाइक इन नॉर्थ इट्स नियर अबाउट 1 डिग्री। तो पढ़ने का मजा आता है कि मतलब जैसे कि यू नीड नॉट टू टेक एनी काइंड ऑफ कैप्सूल, राइट? तो सिट्रिजिन लेने की जरूरत नहीं, वो धीरे धीरे एक मतलब बहुत अच्छा सा सुरूर बनता जाता है, स्पेशली जब दिमाग में कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आराम से अच्छी नींद आती है। It happens. Okay, cool. Thanks, guys. Okay, so what is the different, I mean like different component in GCP which makes it different from AWS and Azure? See, मार्केट में जब भी आप जाओगे आज की टाइम, ओके यू कैन म्यूट योर कॉल्स नाउ, थैंक यू सो मच। ओके, जब मार्केट में आप जाओगे तीनों सर्विसेज के लिए, तो एक जो सर्विसेज है वो वी ऑलरेडी नो दैट कुबरनेटिस है ना, वो हमने बात कर ली कि गूगल की खुद की सर्विसेज है, तो वो तो है ही है। जो कुबरनेटिस जो कस्टमर सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, एयरटेल भी आज के टाइम में कुबरनेटिस एनवायरनमेंट यूज करना शुरू कर दिया है। तो वो तो एक सर्विसेज है कि अगर कुबरनेटिस आपके इंफ्रा में सबसे ज्यादा है, आपके एंटरप्राइज में कुबरनेटिस सबसे ज्यादा है, तो ऑब्वियसली विल बी सिलेक्टिंग GCP, एक ऑप्शन है। बट व्हाट नेक्स्ट, द सेकंड मोस्ट यूजफुल थिंग इज, सी ऑल दिस GCP, AWS and Azure works on APIs. We will talk about APIs in detail, है ना। एक कॉन्सेप्ट था पहले प्रोग्रामिंग का, आने लगा, फिर धीरे धीरे चीजें API पे मूव हो गई। तो एक छोटे से भी काम के लिए आपको API मिलेगी कि जैसे कोई चीज स्टार्ट करनी है तो API, स्टॉप करनी है तो API, थोड़ी देर के लिए रखनी है तो API, उसको मॉनिटर करना है तो API। API इज एवरीथिंग। जैसे किसी बटन को स्टार्ट करना इज एन API, सो API इज जस्ट एन बटन, है ना, इज अ स्विच, कि कुछ भी काम करने के लिए एक स्विच है। और हर एक का अपना एक ना एक स्विच होगा कि जैसे होता है ना किसी भी घर में बहुत सारी लाइट्स है कि हजारों लाइट्स है, तो हजारों लाइट्स के लिए 1000 स्विच होंगे। तो इस तरह की सर्विसेज आज के टाइम में हर एक में, AWS, Azure, GCP में हर एक सर्विस के लिए एक स्विच होता है। बल्ब ऑन करना है स्विच, बल्ब ऑफ करना है स्विच है ना, बल्ब को हटाना है तो एक स्विच है, वो अभी नहीं आया है। अब वाईफाई आ गया है, रिमोट आ गया है ना, कि अगर मान लो लाइट कम करनी है तो वी कैन डू इट वाया रिमोट, वाईफाई बल्ब आ गए। तो इन द सेम वे दोस थिंग्स आर नोन एज API, यू कैन से। तो हर एक चीज के लिए एक API है। बट GCP में ये चीज सबसे टॉप लेवल पे कि उन्होंने APIs को, इन बटन्स को, इन स्विचेस को बहुत अच्छे ढंग से डाल के रखा हुआ है कि भी कोई भी बंदा आया, टेक एन एग्जांपल कि एक बंदा आया जिसने काम शुरू करना है, उसने आया कि भाई मेरे को आके सबसे पहले ये वाली सर्विसेज लॉन्च करनी है। कोई भी सर्विसेज, टेक एन एग्जांपल कंप्यूटर या नेटवर्किंग या बिग डाटा, कुछ भी डाटा बेसिस करना है, तो उसने क्या कि उसने वो बिग डाटा चाहिए, बिग डाटा वाला स्विच ऑन किया, API ऑन किया और जाके यूज कर लिया। कंप्यूट करना है, कंप्यूट का स्विच ऑन किया, API ऑन किया और उसको आके यूज कर लिया। इट्स वेरी सिंपल, है ना। इनमें आपको वो APIs कॉल करनी पड़ती है AWS या Azure में। कॉल का इन द सेंस कि आपको प्रोग्राम करनी पड़ती है, मतलब वो API उठानी पड़ेगी, यूज करनी पड़ेगी, तब आप जाके उसमें यूज कर पाओगे। मैं आपको ये दिखाऊंगा तीनों डिफरेंसेस, है ना। बट GCP में क्या है, आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जिसमें आपको जाके API ऑन करो, यूज करो। दिस वी हैव वन डेवलपर आल्सो, मतलब मल्टीपल डेवलपर्स इन द ग्रुप। सोमेश इज द डेवलपर जिन्हें हम लोग साथ काम करते थे। तो फॉर ऑल दोस डेवलपर दिस थिंग्स मेक्स इट वेरी इजी। और डेवलपर भी आज के टाइम में सेम डेवलपर नहीं रहे, तो मुझे पता नहीं कितने लोगों ने डेवऑप्स का नाम सुना है ना। So everything, DevOps is for developer and obviously for operations also, but things are revolving around the DevOps. Okay, so now I'm like every industry, even though in the Naukri.com you will find out every stuff all around the DevOps, डेवलपर के लिए, है ना। और सिक्योरिटी के लिए सेम चीज अभी अभी डेवलप होनी शुरू हो चुकी है, दैट इज नोन एज DevSecOps. So we are we stands here, but this is very critical thing.
आई मीन लाइक द पीपल, आप जीसीपी में आके आपको मशीन ऑन करके कहीं ऐसा तो है नहीं कि बैठ जाना है, उस मशीन ऑन करके आपको उस पर कुछ काम करना, वो मशीन कुछ ना कुछ आपको पर्पस देगी। आपकी कोई वेबसाइट होस्ट कर रखा होगा, कोई एप्लीकेशन होस्ट करके रखा होगा, आपका कोई डेटाबेस चल रहा होगा, ईसीआरएम चल रहा होगा या रेमेडी चल रहा होगा, वट एवर इट इज, है ना, जिसमें सारा सारा डाटा स्टोर हो रहा होगा। ऐसा तो नहीं है कि आपने बस वो स्पिन अप कर दिया और वो चलता रहे खाली, तो आपको पे करना पड़ेगा। दैट्स नॉट द यूज केस, है ना। तो यूज केसेस, यू विल बी यूटिलाइजिंग ऑल दो सर्विसेज। व्हेन यू विल बी यूटिलाइजिंग ऑल दो सर्विसेज, यू हैव टू प्रोग्राम इट, यू हैव टू डेवलप इट, एंड फॉर टू डेवलप इट, दैट प्रोसेस इज नोन एज डेवऑप्स। आज के टाइम में जो फॉर्मेट, जो हम वे यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेवऑप्स। सो डेवऑप्स यानी कि डेवलपर और ऑपरेशंस के लिए जो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, विच इज गिवन बाय द जीसीपी। ठीक है, सो डेवऑप्स के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म इज, हमें डेवऑप्स पीपल के लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म देता है वो कौन देता है? जीसीपी देता है, क्योंकि पहले भी वो गूगल की सारी सर्विसेज डेवऑप्स पे यूज करता है। अभी आप धीरे धीरे आप पढ़ना शुरू करोगे, व्हाट इज डेवऑप्स, क्यों हम डेवऑप्स की यूज करें, क्या भला है ये, है ना, तो वी विल टॉक अबाउट दैट थिंग। बट डेवऑप्स इज एवरीथिंग नाउअडेज इन द वर्ल्ड। क्लाउड एंड डेवऑप्स, क्लाउड एंड डेवऑप्स, क्लाउड एंड डेवऑप्स, आप हर जगह आपको ये चीज मिलेगी। क्यों? गूगल की जितने भी सर्विसेज, जितने भी यूज पहले जो भी सर्विसेज google.com या जितने भी चीजें आप देखते हो youtube.com, ये सारी सारी किस प्लेटफॉर्म, मतलब जो बैकग्राउंड में जो डेवलपमेंट होती है सारी सारी डेवऑप्स वे में होती है ना। हम बात करेंगे इट्स अगेन एन ऑटोमेटेड वे, बट क्या होता है वो बाद में डिटेल में बात करेंगे। बट फॉर द डेवऑप्स पीपल, जीसीपी इज द बेस्ट। So that's what we are doing. I mean, like the industry which is following the DevOps standard will prefer the GCP thing. Now the second thing is कि वी टॉक अबाउट द हिरार्की, है ना। हिरार्की का इन द सेंस क्या होता है कि टेक एन एग्जांपल, किसी भी सिस्टम में कि एक मेन ड्राइव है, फिर सी ड्राइव, फिर उसके अंदर और फोल्डर्स हैं, फिर उसके अंदर सब फोल्डर्स हैं, है ना। तो ऐसे एक प्रोसेस चलता रहता है कि टेक एन एग्जांपल, ही इज द सीईओ, है ना, देन सीसो, ये एक हिरार्की है। फिर यहाँ पे जो है सिक्योरिटी के लोग आते हैं, we can say कि डिलीवरी मैनेजर्स एंड ऑल द स्टफ, सीईओ, फिर वीपी। तो ये एक हिरार्की चलती रहती है। दिस इज वन लेवल, देन सेकंड लेवल, एंड देन दिस इज माय थर्ड लेवल। ओके, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज हिरार्किकल प्रोसेस। विंडोज या लिनक्स में सेम प्रोसेस होता है कि लिनक्स के केस में एक रूट होता है, फिर उसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स होते हैं, बिन, लाइब्रेरी एंड ऑल दोस थिंग्स। इन द सेम वे बिन में मल्टीपल फाइल्स होती हैं। सो दिस इज कॉल्ड हिरार्किकल। तो मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जो बेस्ट हिरार्की प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग योर रिसोर्सेज इज प्रोवाइडेड बाय जीसीपी। तो होता कैसे है, जीसीपी क्या प्रोवाइड करता है? एक हिरार्किकल स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग योर रिसोर्सेज। तो ये क्या कहता है कि भाई सबसे पहले आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी। तो किस तरह से रिसोर्सेज को हम सेटअप करेंगे? यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन होगी। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा कि आपकी कंपनी का डोमेन नेम, टेक एन एग्जांपल accenture.com या फिर bt.com या फिर ibm.com, whatever it is, है ना। तो ये सारी की सारी क्या होगी? आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी। अब accenture.com एक ही हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी accenture.com रजिस्टर्ड करा लूं और उसको यूज करूं, ऐसा नहीं हो सकता। accenture.com एक बार रजिस्टर्ड हो गया तो वो रजिस्टर्ड हो गया, उसको कोई और यूज नहीं कर सकता। सेम विद bt.com, विद ibm.com, एक बार किसी ने रजिस्टर्ड करा लिया फिर उसको कोई दूसरा बंदा यूज नहीं कर सकता। तो ऑर्गेनाइजेशन विल बी योर यूनिक एंटिटी, है ना, विल बी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके पास डोमेन है जैसे accenture.com को अब जीसीपी पे आना है, तो अब वो accenture.com ऑलरेडी डोमेन नेम है, यहाँ पे आएगा, अपना ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड करेगा, अपने आप को वेरीफाई करेगा कि accenture.com मेरा ही डोमेन है या bt.com मेरा डोमेन है, और फिर वेरीफाई करने की मल्टीपल वेज है यहाँ पे, है ना। डीएनएस में ए रिकॉर्ड से, मल्टीपल ए रिकॉर्ड से, टेक्स्ट रिकॉर्ड से, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। इट्स ऑल अबाउट डीएनएस पॉपुलेशन, है ना, डीएनएस में पब्लिश करना है। तो वो वेरीफाई कर दी, क्योंकि एक्सटेंसर के पास एक्सटेंसर का डोमेन होगा, उसके एक पास एक ईमेल आईडी जाएगा, एक वेरिफिकेशन जाएगा, वहां से वो अप्रूव करेगा और वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी हमारी? accenture.com। अब इसके अंदर दूसरा प्रोसेस आएगा। तो जीसीपी में सबसे पहले चीज क्या आती है? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज योर organization, है ना, your domain name. The second thing is the folders. The folders, what will be there in the folders? Folders will be your different unit. Take an example, in Accenture we have one is like cloud entity, right?
one is having one we are having the IT, one is we are having the finance or CMT, right? One is we have consulting, and all those things will come into the folders category. Correct. These all are folder will be part of the organization. Now within one folder, take an example in the cloud, we will be having multiple projects. So the third unit is the projects. So this is my folder and this is my projects. See, my writing is very good, but ये थोड़ा ना पैन पे थोड़ा कम लिख पाते हैं हम लोग, ठीक है? Don't consider कि मेरी writing खराब है. My writing is very good. See, take an example. यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ. ये इतना नहीं लिखा गया, पेन कॉपी में सही आती है. माइट भी पेन से दिक्कत आ रही हो. तो जैसे कि प्रोजेक्ट्स है ना, फोल्डर्स, द फर्स्ट विल बी योर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड विल बी योर फोल्डर, थर्ड विल बी योर प्रोजेक्ट्स. अब प्रोजेक्ट्स में क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया कि क्लाउड एंटिटी है, तो क्लाउड के अंदर एक होगी क्लाउड सिक्योरिटी, क्लाउड ऑपरेशन है ना, क्लाउड ऑपरेशन की एक हो गया प्रोजेक्ट. या इसको भी हम कह सकते हैं कि एक और सब फोल्डर हम लोगों ने बना लिया, ऐसा बना सकते हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है. फिर क्लाउड ऑपरेशंस, फिर हो गया हमारा क्लाउड इंफ्रा हो गया ना, एक इंफ्रा टीम, और फिर क्लाउड डेवलपर, ऐसे चार हो गए. ये सब फोल्डर भी हो गया. फिर इसके अंदर मान लो हमने मल्टीपल क्या कहते हैं प्रोजेक्ट्स बना दिए. प्रोजेक्ट्स क्या क्या बना दिए कि एक टेस्ट प्रोजेक्ट बना दिया, एक प्रोड प्रोजेक्ट बना दिया, विल टॉक अबाउट दोस. फिर एक स्टेजिंग का बना दिया. ऐसे ही इसके अंदर भी सेग्रीगेट हो गए. फिर उनके अंदर जैसे ये टेस्ट बनाया ना, इसके अंदर हम रिसोर्सेज डालेंगे. तो द फोर्थ यूनिट विल बी योर रिसोर्स. अब रिसोर्स क्या होगा एक्चुअली में, जो तुम्हारे कंपोनेंट हो गए, जैसे कि लोड बैलेंसर या फिर कंप्यूट या फिर नेटवर्किंग या फिर बिग डाटा, ऑल दिस विल बी योर रिसोर्सेज. तो फर्स्ट क्या आएगा कंपोनेंट, ऑर्गेनाइजेशन. ये एक मैंडेटरी चीज है, ये आपको ध्यान में रखना है. और ऑल्दो हर एक ऐसे फॉलो करता है, बट द बेस्ट हायरार्किकल वे इज फॉलोड बाय द जीसीपी. एडब्ल्यूएस फॉलो नहीं करता, एज्योर फॉलो करता है सब्सक्रिप्शन और इसको resource group को, but the best hierarchical way is provided by the GCP, where the first thing lies as the organization, the second thing is the folders, the third thing is the projects, the fourth is the resources. Now what you can do, I mean like whatever permission you will be giving at the organization level will be inherited by the folder. कि भाई मैं कहूँ कि folder को delete करना है या recreate करना है, मैं या कोई folder बना सकता हूँ, नहीं बना सकता हूँ, organization मेरे को permission दे दिया, तो मैं ये इस वाले बंदे को परमिशन मिल जाएगा. अब इसके पास जो भी परमिशन होंगी वो प्रोजेक्ट्स को मिलेंगी, जो भी प्रोजेक्ट्स की परमिशन होंगी वो रिसोर्सेज को मिल जाएंगी. सेम ट्रेंड आई मीन लाइक जैसे कि ये हो गया आपका मेन घर में जो भी होंगे ग्रैंडफादर है ना, ग्रैंडफादर होंगे, ग्रैंडफादर के पास जो जो प्रॉपर्टी तो किसके पास आ जाएगी, फादर के पास. जो फादर के पास प्रॉपर्टी आएंगी वो किसके पास आ जाएंगी, सन के पास. डिपेंड कि सन ने काम कैसे कर रखे हैं, है ना. और फिर सन के पास जो भी प्रॉपर्टी होंगी वो चाइल्ड के पास जाएगी. ठीक है. चाइल्ड फिर आप चाहो तो डिफरेंट कर सकते हो. आप चाहते हो कि अगर मान लो कि फादर वांट की चाइल्ड को कुछ परमिशन देनी है, दूसरे चाइल्ड को कुछ परमिशंस देनी है, तो यू कैन डू दैट कि एक चाइल्ड को एक घर का ही एक्सेस देना है कि वो केवल लोड बैलेंसर ही स्टार्ट कर पाए, और दूसरे को चाहता है कि वो मतलब आई मीन लाइक ये केवल लोड बैलेंस से स्टार्ट कर पाए, ये कंप्यूट को ना एक्सेस कर पाए दूसरे घर को. तो यू कैन गिव दोज परमिशंस एज वेल. दोज ऑल are called as granular permissions, and I will talk about that also. But this is how the hierarchical structure work in terms of GCP. So that's the second thing which makes it different. The hierarchical structure makes sense. Okay, so there is one more thing and then we will close it. So that is the beauty of GCP. The third thing is, although there are multiple things, but these are the top three things which makes it different from other I mean like cloud providers. The third and the foremost is, जब भी आप कोई कंप्यूट स्टार्ट करेंगे, कंप्यूट सर्विसेज स्पिन अप करेंगे. कंप्यूट का मतलब मेरा होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी सर्वर या कोई भी कंटेनर, कुबरनेटिस, सर्वरलेस, व्हाटएवर ऑल दोस थिंग्स आर नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर. सर्वर की मैं बात करता हूँ, जैसे कि विंडोज सर्वर है कोई, विंडोज सर्वर कौन सा ले ले, 2016, या मैं नॉर्मल आपके जो सिस्टम्स होते हैं कि विंडोज 10 भी हम कह सकते हैं, इज अगेन अ कंप्यूट, विंडोज 10 है ना.
विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम किसी को चाहिए कंप्यूट करने के लिए, मतलब यूज करने के लिए क्लाउड में, तो आप ले सकते हैं। तो ये 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है, 1 ऑपरेटिंग सिस्टम, 2 ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मेरी जो रिक्वायरमेंट है कि टेक एन एग्जांपल, मेरे ऑफिस में 20 लोग हैं, तो मेरे को 20 विंडोज 10 चाहिए। 20 विंडोज 10 ले लेता हूँ मैं, ये वाला एक रिक्वायरमेंट मैंने ले ली, 20 विंडोज 10 की रिक्वायरमेंट है। आपने ले लिया विंडोज 10, ठीक है भाई ले लिया, बट उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या रहेंगी। अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरे जो 5 लोग हैं, दोज आर सीनियर पीपल, है ना, और बाकी के 10 लोग हैं वो मिडिल कैटेगरी के, और जो 10 है मिडिल कैटेगरी इन द सेंस कि दे ऑल आर डेवलपर, और 10 आर ऑपरेशन गाइस, है ना। 5 आर आई मीन लाइक दीज आर द एडमिन्स। सो जो एडमिन्स हैं उनको मेरे को एक अच्छी कॉन्फ़िगरेशन देनी है। एडमिन में भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं कि वन इज सीनियर, वन इज जूनियर, वन आई मीन लाइक इज द लीड कंसल्टेंट, वन इज सम अदर कंसल्टेंट, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो मैं एक विंडोज 10 में कॉन्फ़िगरेशन देना चाहता हूँ कि 7 GB ऑफ रैम एंड 200 GB ऑफ रोम हार्ड डिस्क, ठीक है। ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन दे दी। इन द सेम वे सेकंड के अंदर मैंने देना चाह रहा हूँ कि 5 GB ऑफ रैम and 150 GB of ROM। इन द सेम 10 डेवलपर को मैंने दे दिया 4 GB रैम दे दी और 100 GB रोम दे दिया। 100 भी कैसे लिखा जा रहा है, 100 GB रोम दे दिया, जल्दी जल्दी में लिखा जा रहा है। और ऑपरेशन वालों को ज्यादा जरूरत नहीं होती, उनको सिर्फ व्यू करने के राइट्स होते, तो मैं इनको दे देता हूँ 2 GB ऑफ रैम एंड देन 50 GB ऑफ रोम। मैंने इनको ये इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इनको देना है यहाँ से स्पिन अप करके। तो अगर आप जाओगे ना AWS Azure के अंदर या फिर Oracle के अंदर भी, तो आपको ना बिल्ट इन कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। बिल्ट इन कॉन्फ़िगरेशन और प्री डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशन आप सिलेक्ट कर पाओगे। 10 ऑप्शंस होंगे यहाँ पे, 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, 10 इज जस्ट अ नंबर। तो उस पे ऑप्शंस में एक में होगा कि जैसे 2 GB एंड 16 GB होगा, है ना, 4 GB 32 GB होगा, या फिर 8 GB, फिर हमारे यहाँ पे 64 GB होगा। इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आपको बिल्ट इन मिलेगी Azure या AWS। आपको यही इनमें से एक सिलेक्ट करनी है, इधर ये, इधर ये, इधर ये और इधर ये, इनमें से सिलेक्ट करनी है। आप 7 GB, 5 GB, 3 GB, 2 GB, 200, 150 आप नहीं कर सकते, बट GCP में ये चीज पॉसिबल है। In GCP, you can make it 7 GB. You can select your own machine, and if you want to make it 7 GB, you can do that. If you want to make it 5 GB, you can do that. If you want to make it 4 GB, 100 GB ROM, you can do that. So those things are available in terms of GCP. ठीक है, तो ये इस तरह का जो है इंफ्रा आप खुद से डिजाइन कर सकते हो। So that makes this little different from other cloud unit. अब यार एक बेनिफिट और क्या, एक बेनिफिट वो सभी में, बट आपको ये बेनिफिट पता होना जरूरी है क्लाउड का। सी क्लाउड में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कैपेक्स ओपेक्स बच ही रहा, आप लोगों का कॉमन सेंस है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे डाल रहे हो, सिर्फ बिजनेस पे फोकस कर रहे हो, रेस्ट ऑफ द थिंग इज गॉन बाय द क्लाउड। बट जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज की मैं बात करता हूँ, जैसे टेक एन एग्जांपल, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना, मतलब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। टेक एन एग्जांपल मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे ज्यादा पैसे किसी भी टेक्नोलॉजी में लगता है तो वो इन्हीं पे लगता है, मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, है ना। तो होता क्या है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इज द नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज। अब नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी कैसे होती है, टेक एन एग्जांपल कि आप लोग यूट्यूब पे गए, आप लोगों ने कोई वीडियो सर्च किया related to anything, I mean like you are searching some of the video, GCP cloud tutorial, AWS cloud tutorial, फिर आप Facebook पे जाते हो। Facebook पे जैसे आप जाते हो तो आपको दिखाई देना पड़ेगा कि वो वाली YouTube की वीडियोस आपको दिखाई देने लग जाएंगी, रिकमेंडेड ऑल्सो, कि GCP की वीडियोस फ्रॉम YouTube फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स। या आप एग्जांपल लो कि YouTube के ऊपर ही, जैसे कि टेक एन एग्जांपल, आपने AWS की वीडियो सर्च की, फिर दोबारा से आप GCP यूट्यूब को ओपन करते हो तो आपको सिर्फ GCP वाला कंटेंट दिखाना शुरू कर देगा। सिर्फ GCP नाम हो गया, GCP रिलेटेड कुछ चीजें होंगी। सो दोज ऑल आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड दिस ऑल आर गवर्न्ड बाय द मशीन लर्निंग।
राइट एंड दिस रिक्वायर्ड ए ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। इनको बिल्ड करने के लिए, इनको दिमाग लगाने के लिए बहुत बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट की जरूरत होती है। अब टेक एन एग्जांपल कि एयरटेल को यूज करना आर्टिफिशियल एआई मशीन लर्निंग की अपने प्लेटफॉर्म में, अभी वो सोच नहीं रहा, बट मान लो फ्यूचर में सोचना है कि अपने आप से एनालिसिस होके आ जाए बहुत सारी चीजों का एट वेरी डीप एंड ग्रैनुलर लेवल कि भाई क्या होने वाला है, किस मंथ में क्या होने वाला है, ये सब चीजें अपने आप होके आ जाए, तो उसके लिए जो एल्गोरिथम उनको यूज करना है, टेक एन एग्जाम्पल मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खुद से नहीं बना पाएंगे। खुद से बनाएंगे इट विल टेक अ ह्यूज टाइम, टेक एन एग्जाम्पल 2-3 years, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में बहुत टाइम लगेगा। बट इन टर्म्स ऑफ क्लाउड दिस सर्विस आर ऑलरेडी अवेलेबल, दिस सर्विसेज आर ऑलरेडी अवेलेबल, डजंट मैटर AWS, GCP और Azure, you just go connect with this machine learning and artificial intelligence with your services. Take an example with ECRM or whatever those services are, or Remedy, or I mean like whatever the service now, whatever platform you people are using, and then start utilizing all those services. It's very simple, right? So you need not to pay for infrastructure of all the services, you have to pay for utilizing all the services. So this is one of the biggest benefit in terms of cloud. You need not to build your own machine learning, artificial intelligence. Those services are already available. You need to, obviously you need to make little bit of modifications है ना अपने requirements से, but you can go and utilize all those services at the same time immediately. So that's again one of the benefits is there in terms of cloud. Makes sense? So last for that today, but is जितनी भी चीजें हम आज के टाइम में बात कर रहे हैं, ये वी टॉक अबाउट दिस GUI, हम लोगों ने देखा कि भाई इसके ऊपर कल से हम काम करना शुरू करेंगे कि हाउ टू गो एंड इफ वी वांट टू स्पिन अप वन ऑफ द टेक एन एग्जांपल सर्वर, तो सर्वर के लिए मेरे को कहाँ पे जाना है, कंप्यूट पे जाना है, तो वेयर इज माय कंप्यूट, हियर इज माय कंप्यूट, है ना। कंप्यूट पे गए, कंप्यूट में जाने के बाद मेरे को एक मशीन स्टार्ट करनी है, वर्चुअल इंस्टेंस। वर्चुअल इंस्टेंस क्यों बोलते हैं इसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे, बट मान लो वर्चुअल मशीन शुरू करनी है, तो वर्चुअल मशीन पे गए और फिर जो भी इसका फॉर्म होगा उसको फिलअप करेंगे, और फिर जैसे क्रिएट पे क्लिक करना, अगर हमें क्रिएट करना है कोई भी मशीन को, क्रिएट पे क्लिक किया, ये सारी डिटेल्स पूछेगा, उन डिटेल्स को फिलअप किया, और फिर जो है फिलअप करने के बाद हमने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक किया, तो वो मशीन को क्रिएट करके दे देगा। विंडोज मशीन बनाना है, लिनक्स मशीन बनाना है, वट मशीन जो भी आप लोगों को बनानी है वो हम बना के रख लेंगे। 4 GB चाहिए, 10 GB चाहिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, ये सब चीजें हम बना लेंगे, एक मशीन बनाएंगे। ऐसे हम 1000 मशीन बनाएंगे, बट क्या हम 1000 मशीन ऐसे बना सकते हैं GUI से? ये सारे फॉर्म फिल कर पाएंगे? नो। The question is no. The answer is no. The question is not obviously no, but the answer is no. Why not? Take an example in a very big environment. You cannot go, I mean, like on the GUI. This GUI looks good. I like for the new, if you wanted to spin up one machine in 1 year, I mean, like 1 or 2 machine in a year, then it's good. ये GUI से हम लोग काम कर सकते हैं कि एक साल में 1 या 2 मशीन, विंडोज मशीन को स्पिन अप करना है या लोड बैलेंसर को स्पिन अप करना है, तो ठीक है। बट जहाँ पे हर दिन 100, 150, 200 मशीन बनानी है, वहां पे ये काम मुश्किल है। GUI से करना, इन फॉर्म को फिल करना, क्लिक करना नेक्स्ट 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 पे, और फिर कोड पे जाके क्रिएट करना। तो व्हाट वी विल बी डूइंग, विल बी यूजिंग द CLI। अब मैं ये, अगर ये चीज मैं बोलूं कि आपको जैसे कि राउटर का कोई GUI नहीं होता है, बट होता भी होगा कहीं कई जगह पे, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं होता। राउटर के GUI पे कोई क्लिक करेगा और कमांड रन करनी है, तो पहले उसको सर्च करो, फिर उस पर क्लिक करो, फिर उसको नेक्स्ट पे क्लिक करो, वैल्यू दो SPF या पिंग कमांड जो भी वैल्यू, फिर क्लिक करो नेक्स्ट, इट विल टेक टाइम। Obviously it's gonna take some time, but in terms of CLI it's very easy. So take an example, if you will be running hundreds of virtual machines, the servers, so we will be using the CLI, command line interface, right? We will be passing one command, we'll be giving number 100, and immediately, and it's very fast also, within 1 or 2 minutes it will spin up 100 machines, while in GUI it gonna take, I would say at least 4 to 5 days for spinning up 100 machines. Right, so in a big environment, what they use, they all use the CLI form, not use the GUI form. So the commands are very easy, but you don't have to worry about the command. You will first focusing on GUI, but like at a larger scale, in a large environment, we always go with the CLI opportunity. And you will also, I mean, like feel comfortable once you will be revolving around the GUI, कि मतलब जब GUI को हम लोग देख रहे होंगे तो हम लगेगा यार बार बार मैं नेक्स्ट ही करता रहूंगा, I cannot spend that much of time. So what you will be doing, आप लोग क्या करोगे, CLI ऑप्शन यूज करो, फटाफट एक कमांड रन करी, स्पिन अप, that's it. Okay, so that was the introductory
lecture all around the GCP. Tomorrow we'll be starting from the compute. I'll take a pause. If you people are having any questions, do let me know.